हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है और किस किस चीज़ का हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता होता है। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, और बेसल मेटाबॉलिज्म हो गया, या कन्वर्जन उसका कैसे होता है। जो प्रोटीन होता है उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, फैट के कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, और वाटर का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले। क्लियर? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। इधर कलर पहले चेंज करते हैं। मेटाबॉलिज्म पहले मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ, मेटाबॉलिज्म। क्लियर? चलो, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जो केमिकल चेंजेस होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होता है, वो केमिकल चेंजेस होने के बाद जो हमारा बॉडी का केमिकल चेंजेस होता किस लिए है? हमारे बॉडी का जो वाइटल फंक्शंस है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर मैं इसका डेफिनेशन से लिखूं, इट इज डिफाइंड एज it is defined as biochemical it is defined as biochemical changes biochemical changes which occur bio, biochemical changes which occur in body which occur in the body in the body in the body in the body to maintain in the body to maintain क्या मेंटेन करता है? मेंटेन इट्स वाइटल फंक्शन, मेंटेन इट वाइटल फंक्शन। और वाइटल फंक्शन क्या होता है पता है आपको? मैंने प्रीवियस कुछ बताया भी है प्रीवियस वीडियो में। वाइटल फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट बीट हो गई हमारी, हमारा क्या हो गया? हार्ट बीट हो गया। क्लियर? दूसरा क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर मतलब कितना वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। फीवर में या इन्फ्लेमेशन हुआ उस टाइम पे कितना होता है, कितना नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन भी हो गया। हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। क्लियर? टेम्परेचर कितना है, ये कितना, वो कितना, ये सब सारे चीज़ें क्या हमारा वाइटल फंक्शंस है। क्लियर? तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो क्या क्या है, किसका किसका होता है, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले। क्लियर? और जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। क्या होता है? पहला होता है एनाबॉलिक। क्या होता है? एना एनाबॉलिज्म, सॉरी, एनाबॉलिज्म। और दूसरा कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। क्लियर? पहला क्या होता है? एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। क्लियर? क्लियर? ये देखो, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। दोनों को जो मीनिंग रहेगा, जो डेफिनेशन रहेगा, उसको मैं साथ में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्लियर? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बनाना। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बनाना। और इसका डिस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। बनाना और बिगाड़ना, बनाना और बिगाड़ना, इसी को बोलते हैं। तो क्लियर? इसमें क्या होता है? हमारा जो टिश्यू होता है ना, वो नया टिश्यू बनता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? नया टिश्यू बनता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। और अगर मैं इसकी बात करूं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू। क्लियर? क्लियर? और कहाँ से होता है ये? जो हमारा, जो हम खाना खाते हैं, खाने के जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उससे होता है, उससे उससे होता है। क्लियर? ये क्या होता है? जो हम फूड लेते हैं उससे होता है। और डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि एट द टाइम पे क्या होता है? हमारा जो बॉडी रहता है वो उसका जो सेल्स रहेगा, उसका जो टिश्यू रहेगा, वो तो खराब होने लगता है। उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकालने के भी क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, बनाना, और कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, उसको बिगाड़ना। बनाना और बिगाड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का ये दो टाइप है। क्लियर, क्लियर। देखो ये सब सारी चीजें करने के लिए क्या होता है, जैसे एनाबॉलिज्म करना है या कैटाबॉलिज्म करना है, एनाबॉलिज्म करना है या कैटाबॉलिज्म, दोनों करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी मिलेगा तभी ये काम वो लोग करेंगे, क्योंकि अगर कोई घर बना है, अगर घर बनाना है, बनाने के लिए भी मेहनत लगती है, बनाने के लिए भी सब सामान लगती है, और बिगाड़ने के लिए भी सामान लगती है। क्लियर। वो है कि जो बिगाड़ने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ सामान लगती है। ऐसे ही किसी भी चीज़ को खराब नहीं कर सकते हैं, तुरंत ही ऐसा खराब नहीं होता है। क्लियर। इसके लिए क्या होता है कि हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको मेंटेन करने क्या होता है, हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन कौन से सोर्स मिलेगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। उसी क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करने वाले। जो एनर्जी मिलेगी, किससे एनर्जी मिलती है, कौन कौन से फॉर्म मिलती है, और कौन सा खाना खाएंगे तो किस में कौन सा एनर्जी होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कैसे बनता है, सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो देखो जो एनर्जी मिलती है हमको, जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म मिलती है हमको, कैलोरीज के फॉर्म में। कौन से फॉर्म मिलती है, अगर मैं इसको लिखूं तो कौन से फॉर्म मिलती है, कैलोरी के फॉर्म मिलती है अपने को एनर्जी। जब एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में मिलती है, जब एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में मिलती है, जो भी हम लोग खाना खाए हैं, जो भी खाना खाए हैं, उस खाना जो फूड है, उस फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है, जो उसका फाइनल जो अमाउंट निकलता है, उसको ही हम लोग कैलोरी में काउंट करते हैं। जैसे अलग अलग चीज़ों का है, अभी हम लोग आज के डिस्कस करने वाले कि फैट में कितना कैलोरी होती है, और अगर फैट है तो कितना कैलोरी है, तो जो कार्ब्स है उसमें कितना कैलोरी है, और अगर कार्ब्स है, फैट है, और अगर, हाँ तो क्लियर, तो हमारा फैट में कितना है, कार्ब्स में कितना है, और प्रोटीन में कितना कैलोरी है, वो भी क्या करेंगे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। क्लियर। नहीं तो अभी देख लेते हैं, जो हमारा फैट होता है, जो हमारा फैट होता है, उसके उसके अंदर कितना कैलोरी होती है, 8 कैलोरी होती है। क्लियर, 8 कैलोरी। और जो हमारा प्रोटीन, जो प्रोटीन और जो कार्ब्स होते हैं, उसके अंदर कितनी कितनी कैलोरी होती है, 4 कैलोरी होती है। कितनी होती है, 4 कैलोरी। क्लियर। इसमें सिर्फ 8 होती है, बाकी दोनों में कितनी होती है, 4 कैलोरी होती है। इसको अगर दोनों को करेंगे तब 8 होता है, ऐसे इतना होता है। इसीलिए जब डाइट प्लान बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जो बॉडी का वेट है, और कितना कैलोरी चाहिए, कितना कैलोरी डेफिसिट करना है, या कितना कैलोरी को ज़्यादा करना है, वेट बढ़ाना है या वेट कम करना, उस हिसाब से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्लियर। देखो जो कैलोरी होती है ना, जो कैलोरी होती है, कैलोरी को अगर ऐसे भाषा में बोले जाए तो जो हीट होता है ना, हीट को हम लोग कैलोरी की भाषा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हीट होता है उसी को ऐसे अगर लिखना रहेगा तो अब हीट, जो हमारा बॉडी हीट होती है, जो उसको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलने के लिए जो हीट होती है, जो हीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे। क्लियर, क्लियर। जैसे अभी मैं अगर कैलोरी का मैं डेफिनेशन लिखूं तो कैसा कैलोरी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to raise the temperature, raise the temperature, raise the temperature of कितना, 1 liter, 1 liter of water, 1 liter of water by 1 डिग्री सेल्सियस। जो 1 डिग्री कैलोरी है, सॉरी 1 डिग्री कैलोरी एट, 1 डिग्री कैलोरी एट 15 डिग्री कैलोरी। क्लियर। ये हो गया, ये हो गया। जो हम ये सी जो लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। मतलब कितना कि 1 लीटर, 1 लीटर जो
पानी है उसको बॉईल करने, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको कितना 1 लीटर एक जो कैलोरी लग रही है, तो उसी हिसाब से जो हमारा 15 का रहेगा तो वो कितना लगेगा। क्लियर। जो देखो जो देखो वो इसलिए बोला हूं ना कि जो कैलोरी रहता है, जो कैलोरी रहेगा उसका ना डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होता है, डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होता है। क्लियर। क्लियर। या तो अभी जैसे ये हो गया, तो मैंने अभी जैसे लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जो कार्ब्स रहेगा, जो कार्ब्स रहेगा उसका कितना रहेगा, अगर मैं कार्ब्स की बात करूं तो 4 कैलोरी होगी। कितना होगी? 4 कैलोरी। क्लियर। और ये अगर मैं फैट की बात करूं, अगर मैं ये फैट की बात करूं तो कितना कैलोरी हो जाएगा? 8 कैलोरी। क्लियर। और अगर ये मैं प्रोटीन की बात करूं, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी। क्लियर। जैसे अभी समझ लो, जैसे एक अभी है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको उसको बर्न करने के लिए या उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको मतलब बर्न करने के लिए लिख दो, उसका बर्न, उसका या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे अपने को कितना हीट लगेगा? कितना हीट लगेगा? 4। कितना लगेगा? 4। 4 कैलोरी मतलब 4 हीट लगेगा, इसलिए 4 कैलोरी बोलते हैं। हीट नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए इसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 4 कैलोरी बोलते हैं। हीट को हम लोग किस में बोलते हैं? कैलोरी में बोलते हैं। क्लियर। एक मिनट। देखो मैंने बोला ना 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर मुझे बर्न करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, बर्न करना है या उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मुझे कितना लगेगा? कितना लगेगा? 4 कैलोरी लगेगा। 4 कैलोरी मतलब 4 हीट लगेगा, 4 हीट मुझे लगेगा। तो उसके बाद हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर। क्लियर इतना। चलो अगर मैं और मैं अगर बात करूं, देखो जो, और अगर बेसल मेटाबॉलिज्म की बात करूं मैं, इसके बाद क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, उसको मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी रहता है, हमारा जो बॉडी रहता है वो वर्क करते टाइम या तो रेस्ट करते टाइम, वर्क करते टाइम या रेस्ट करते टाइम, जो इससे बेसल को ऐसे काउंट करते हैं कि हमारा बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको उस टाइम पे कितना, उस टाइम पे कितना उसको कैलोरी लगेगा, कितना उसको कैलोरी लगेगी, कितना उसको हीट लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म। मतलब उसको कितना एनर्जी चाहिए जब कंप्लीटली अगर रेस्ट पोजीशन पे हैं, तो कंप्लीटली अगर रेस्ट पोजीशन पे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसल मेटाबॉलिज्म। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी रहता है, चाहे हम लोग रेस्ट करते रहें, अगर रेस्ट करते रहेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो डाइजेशन है, जो रेस्पिरेशन है, जो कार्डियक फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है अंदर ही अंदर हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती है। जब चलती रहती हैं तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो उस टाइम पे जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसल मेटाबॉलिज्म। क्योंकि क्योंकि अगर मैं सो रहा हूं तो भी तो मेरा नॉर्मल जो एनर्जी खत्म होता है, खत्म कैसे होगा? खत्म कैसे होगा? सॉरी। जो मेरा एनर्जी है, अगर मैं सो जाऊं तो मेरा डाइजेशन हो रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारा लंग्स काम कर रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही है अंदर ही अंदर हमारे अंदर वर्क कर रही है। जब ये चीजें क्या कर रही है? वर्क कर रही है। तो वर्क करते टाइम क्या होता है?
कि इसमें भी थोड़ी कैलोरी हमारी बर्न होती है। इसके लिए क्या होता है कि हमको कुछ कैलोरी की जरूरत रेस्ट पोजीशन पे भी रहती है। क्लियर? तो इसके लिए जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है उसको निकालते कैसे है? अगर बेसल मेटाबॉलिज्म किसी का निकालना है, बेसल मेटा जो बेसल मेटाबॉलिज्म निकालते हैं इसमें क्या होता है कि जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, बॉडी रेस्ट पे है, उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का वेट रहेगा, जो बॉडी का वेट रहेगा 25 कैलोरी जो पर केजी रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? 25 को हम लोग कैलकुलेट किससे करेंगे? 25 को कैलकुलेट करेंगे पर केजी के हिसाब से, जितना भी बॉडी वेट रहेगा। क्लियर? 1 केजी है तो इसके लिए 25 कैलोरी लगेगा रेस्ट पोजीशन पे। कितने के लिए? 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए। क्लियर? क्लियर? अगर समझो किसी का अगर समझ लो कि 40 किलो अगर वजन है, समझो, हाँ 40 केजी अगर वजन है तो उसको कितना कैलोरी चाहिए बेसल मेटाबॉलिज्म का, तो वो अगर कैलसी करना है तो 25 इंटू 40, 25 इंटू 40 तो कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? सॉरी, सही था ना? कितना हो जाएगा? 100, अच्छा सॉरी 1000 कैलोरी। मतलब एक आदमी का, अगर किसी इंसान का वेट, अगर इमेजिन weight of the body around 40 kg है, अगर 40 kg है तो उस टाइम पे उसका जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो कितना रहेगा? बेसल मेटाबॉलिज्म ऐसे लिख लो, बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म इक्वल्स टू कितना है? 1000 कैलोरी। क्लियर? कितना हो गया? 1000 कैलोरी। क्लियर? और यही ना, अगर कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे तो ये डिपेंड करता है, तब ये क्या हो जाएगा और भी थोड़ा बेसल मेटाबॉलिज्म का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर? और जो ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, ये क्या होता है? मिनिमम रहता है। कभी रहता है कि जब रेस्ट पोजीशन पे, मिनिमम एट रेस्ट पोजीशन। लेकिन क्या होता है कि अगर यही हमको, अगर बॉडी के अंदर अगर कोल्ड क्लाइमेट है, बॉडी में अगर कोल्ड क्लाइमेट है, अगर बाहर कोल्ड क्लाइमेट है, सॉरी बॉडी बोल रहा हूँ, बाहर अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो क्या हो जाएगा? हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। अगर फीवर हो जाएगा तो जो ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म इन फीवर, कोल्ड इन ऐसे इसको ले लेता हूं, डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म इन, क्या हो रहा है, इन कोल्ड क्लाइमेट। क्लियर? अगर कोल्ड क्लाइमेट रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। अगर यही जो हमारा बॉडी अगर हीट कर देगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो
बेसल मेटाबॉलिज्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। और अगर हमारे बॉडी में अगर कोई वर्क कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी अगर किसी भी चीज में वो अगर वर्क कर रही है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेसल इंक्रीज, बेसल मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग वर्क। क्लियर। एनी टाइप ऑफ वर्क, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो या तो फिर आप नॉर्मल घर का भी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा मसल तो उस टाइम पे काम कर रहा है, तो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा कि थायराइड का अगर सिक्रीशन भी होता है, थायराइड जो हार्मोन रहता है उसका भी अगर सिक्रीशन ज्यादा होता है तो भी बेसल मेटाबॉलिज्म क्या रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म, increase basal metabolism in thyroid hormone in thyroid hormone secretion। क्लियर। थायराइड हार्मोन सिक्रीशन इन, क्लियर। देखो इसके बाद ना इसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, उसके बाद हमारा प्रोटीन देख लेंगे, उसके बाद फैट का, और लास्ट में वाटर का मेटाबॉलिज्म। बस इतना चीजें क्या कर देंगे हम लोग, देख लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म मतलब क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और कितना कितना होता है, वो सब क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसको रेड में ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, अगर ये मेटाबॉलिज्म होगा तभी हमारी बॉडी वर्क करेगी, अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। क्लियर। चलो देखते हैं जो सॉरी इसको रुको, कलर चेंज करता हूँ पहले। जो कार्बोहाइड्रेट किस फूड में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट जो सभी फूड रहता है उस सभी फूड में क्या होता है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्लियर। क्लियर। लेकिन देखो एवरी कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा लिख दो, कार्बोहाइड्रेट्स, आपको थोड़ा नोट्स भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फूड। किसी में रहेगा तो एकदम थोड़ा सा रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, रहेगा जरूर। क्लियर। लेकिन जो वेजिटेबल्स फूड रहता है उसके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन में। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा लिख दो, कार्ब्स, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ना, पूरा क्या लिखूं, कार्ब्स प्रेजेंट मोर इन वेजिटेरियन एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन, एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। क्लियर। नॉन वेजिटेरियन, ये हो गया। और देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसका थोड़ा हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, उसका क्या क्या कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है। पहला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, पहला हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो जाएगा, फिर मोनोसैकेराइड। तो पहला हम लोग पॉलीसैकेराइड देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड, और लास्ट में मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स एंड लास्टली तीसरा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। क्लियर।
इसका अगर मैं एग्जाम्पल एक एक का अगर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो जो ये जो पहला ला है पॉलीसेक्राइड, उसका अगर आप नाम सुने रहोगे ग्लाइकोजेन, नाम सुने रहोगे ग्लाइकोजेन। इसका देखो बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर भी आता है और स्टार्च है। क्लियर, ये तो नाम आप सुन ही रहोगे। और डाइसेक्राइड में अपने माल्टोज और लैक्टोज का नाम सुना होगा, माल्टोज और लैक्टोज का नाम सुना होगा, तो वही लिख रहा हूं। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है कि मतलब क्या क्या पॉलीसेक्राइड बोला गया तो पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, डाइसेक्राइड बोला गया तो उसके अंदर क्या होता है, मोनोसेक्राइड बोला गया तो उसके अंदर क्या क्या है। क्लियर, क्लियर। चलो अगर मैं बताऊं पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड कैसे बनता है, या डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड कैसे बनता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो कैसे होता है, ये चलो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो देखो कन्वर्जन ही होता है। देखो क्या होता है, कन्वर्जन ही होता है किसका, पॉलीसेक्राइड। क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो जाता है डाइसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड कैसे हो जाता है, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डाइसेक्राइड होता है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है। क्लियर। जैसे क्या होता है, डाइसेक्राइड की बात करूं मैं, तो जो माल्टोज होता है वो किस में जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और किसके थ्रू, माल्टोज के, माल्टोज के थ्रू होता है। क्लियर। और एब्जॉर्प्शन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, जो स्टमक होता है, जो स्टमक होता है, स्टमक का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग होता है मतलब जो विलाई रहता है, जो विलाई रहता है, जो हेयर वाला स्ट्रक्चर रहता है, उसी के अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है। उधर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं कि स्टोर कहाँ रहता है, तो जितना जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे ये क्या होता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होने के बाद, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, लीवर के अंदर रहता है। जब भी बॉडी को जरूरत रहती है तब ये क्या करता है, बाहर निकलता है, और बॉडी में जहां जरूरत रहती है वहां क्या करता है, एनर्जी के थ्रू एज एनर्जी बन के देता है, एज एनर्जी बन के क्या करता है, देता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देखो ये जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, देखो ये जो प्रोटीन जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है ना, ये ना ज़्यादा ना एज कंपेयर, अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स या नॉन वेज या वेज में बात करूं मैं, जो नॉन वेजिटेरियन रहता है, जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड रहता है उसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट्स रहता है, जो प्रोटीन रहता है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू वेजिटेरियन, एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। जैसे अभी चिकन हो गया, चिकन है तो चिकन के अंदर 100 ग्राम अगर आप चिकन लेते हैं, 100 ग्राम अगर आप चिकन लेते हैं, वो भी ब्रेस्ट वाला पीस अगर लेंगे, तो अगर उसमें बोन नहीं है तो उसमें 33 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 33 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। ऐसे फिश लेंगे, उसमें भी प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, ज़्यादा रहता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा होता है। कुछ वेजिटेरियंस है उसमें थोड़ा रहता है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड वेजिटेरियंस में प्रोटीन का जो अमाउंट रहेगा ज़्यादा रहेगा। जैसे वेजिटेरियन की बात करूँ मैं, जो सोयाबीन रहता है, सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट रहता है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर रेशियो की बात करूँ मैं, तो ज़्यादा जो नॉन वेजिटेरियन रहता है उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन का जो अमाउंट रहेगा, प्रोटीन का जो नंबर रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन, एज कम्पेयर, और हाँ, तो एज कम्पेयर टू वेजिटेरियंस। क्लियर। देखो जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है,
प्रोटीन का जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्लियर? देखो, जो कन्वर्जन होता है प्रोटीन का कन्वर्जन क्या होता है? जो एंजाइम रहता है, जो एंजाइम रहता है किसका? स्टमक का। जो एंजाइम रहता है स्टमक का, वो क्या करता है? प्रोटीन को क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्टोन में। क्या करेगा? पेप्टोन में। और कौन सा एंजाइम रहता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। जो पेप्सिन रहता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और क्या होता है कि ये जो पेप्टोन होता है, ये जो पेप्टोन होता है, ये पेप्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक पेप्टोन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। क्या होता है? अमीनो एसिड में। और ये करता कौन है? करता कौन है? दो ऐसे जूस होते हैं जो बॉडी के अंदर मिलते हैं। एक होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और दूसरा होता है इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन। ट्रिप्सिन और इरेप्सिन मिलके क्या करते हैं? पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। क्या करते हैं? देखो, जो प्रोटीन आया बॉडी के अंदर, हम लोग खाए, बॉडी के अंदर खाए, लेकिन अपने बॉडी को ना अमीनो एसिड चाहिए। ये जब अमीनो एसिड जाएगा तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो होगा। अगर सिर्फ प्रोटीन रहेगा तो उसके लिए उसके साथ में बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है। इसके लिए जो प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन पहले कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्टोन में। और कन्वर्ट कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। नाम याद रहेगा। फिर उसके बाद जो पेप्सिन है, इससे ये भी नाम आया है। तो जो पेप्टोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। किसके थ्रू? क्या होता है? ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं इसको, पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर? और ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। जो क्या है? इरेप्सिन है। इरेप्सिन, इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेप्सिन। ये और पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, ये दोनों कन्वर्ट किस में कर देंगे? हमारे अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। क्लियर? ये क्या किए? कन्वर्जन किए। अब जो हमारा जो अमीनो एसिड है उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर विलाई मिलते हैं। विलाई कैसे होते हैं पता है? विलाई ऐसे होते हैं कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड को क्या करते हैं? अमीनो एसिड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमीनो एसिड क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर ये जो एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे लीवर में। कहाँ चले जाएंगे? लीवर में। लीवर में जाने के बाद फिर उसका जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से पूरा, एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। उसके बाद लीवर में जाने के बाद उसका बॉडी में जो भी इफेक्ट रहेगा वो करना चालू जाता है। क्लियर? क्लियर? देखो, अब क्या होता है? अब जो हमारा डिमिनेशन होता है, जो डिमिनेशन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। क्योंकि अभी कहाँ गया है? लीवर में। लीवर में क्या होता है? जो नाइट्रोजन क्या होता है? जो नाइट्रोजन रहते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वो क्या होते हैं, उसको जो पोर्शन होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग जो पोर्शन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अमीनो एसिड है उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे लीवर से। और कहाँ भेज देंगे? किडनी में। किडनी में क्या करेंगे? एक्सक्रीशन के लिए। तो ज़्यादा अगर समझो, यहाँ ये निकला, यहाँ से नाइट्रोजन एटम क्या करेगा? यहाँ से लेके जाएगा। लेके जाने के बाद क्या करेगा? किडनी के पास लेके गया। फिर उसके बाद
किडनी के बाद अगर इसका ग्रोथ करना, अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, एक्सेस अमाउंट में है तो क्या हो जाएगा कि बाहर निकल जाएगा। और यही जो किडनी में जो हमारा अमीनो एसिड गया, जो अमीनो एसिड गया, तो ये क्या करेगा कि बॉडी का ग्रोथ करना ग्रोथ, रिपेयर करना तो रिपेयर, बॉडी का जो हमारा ग्रोथ करना है, टिश्यू जो टिश्यू है उसका या ग्रोथ करना है या तो उसको रिपेयर करना है, ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड पे। ये क्या करता है अमीनो एसिड। वो कहाँ गया, देखो अमीनो एसिड है, प्रोटीन हमारा बॉडी क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन उसको नहीं चाहिए। प्रोटीन से पेप्टोन बन गया, बना किससे, पेप्सिन के थ्रू, क्लियर। उसके बाद पेप्टोन से बन गया अमीनो एसिड, बना कैसे, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन के थ्रू, पेप्सिन और ट्रिप्सिन और इरेप्सिन के, ये अमीनो एसिड आया। अब अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ है तो हम अमीनो एसिड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो विलाय जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ भेज देंगे, लीवर में। जैसे लीवर में गया, लीवर में जाने के बाद ये जाएगा किडनी में, क्या करेगा, किडनी में ये लेके कौन जाता है, नाइट्रोजन, क्या कर ले जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको ऐसे डिफ्लेम करेगा, डिफ्लेम करने के बाद ले जाएगा किडनी में। किडनी फिर वो हिसाब से डिपेंड करती है कि अभी इसको ग्रोथ करना है या रिपेयर करना है। जो अमीनो एसिड आया है इसका ग्रोथ करना है या रिपेयर करना है, ये डिपेंड करता है। जैसे अभी ये घर है, ये घर है, अगर ये समझो घर ऐसे है, घर ऐसे है, समझो ये घर है, अगर ये घर इधर से अगर समझो टूटा है, इधर से अगर टूटा है तो अब ये जो अमीनो एसिड समझ लो एक ईंट है, अगर ये ईंट आके इधर अब क्या करना, इसको घर को बनाना है, या अगर ये घर है ही नहीं तो नया घर बनाना है, ये डिपेंड करता है कौन, किडनी, जो अमीनो एसिड आया हुआ है। ईंट तो आ गया है, अब इसको चाहे रिपेयर करो चाहे जो करना वो करो, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हो गया, अब देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। चलो देखते हैं क्या फैट मेटाबॉलिज्म। जो फैट होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है एनिमल फैट, दूसरा होता है वेजिटेबल। क्या होता है, एनिमल, एनिमल फैट, और सेकेंड वन वेजिटेबल, वेजिटेबल फैट। फर्स्ट वन क्या है, एनिमल फैट, एंड दूसरा वेजिटेबल फैट, क्लियर, क्लियर। ये देखो एनिमल फैट क्या होता है, एनिमल फैट मतलब जैसे कुछ मीट हो गया, बटर हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हो गई हमारा, ये सब क्या हो गया हमारा एनिमल फैट, एनिमल फैट हो गया। जैसे मीट, बटर हो गया, और एग हो गया, जो एनिमल से मिलता है उसको एनिमल फैट बोलते हैं, और जो वेजिटेबल्स ये सब चीज से मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेबल फैट। जैसे हमारा ऑयल हो गया, ये सब भी क्या है, रिसोर्स ऑफ फैट, क्लियर। अब देखो ये जो ना फैट है, फैट का ना डिफरेंट डिफरेंट चीज है, डिफरेंट डिफरेंट चीज मतलब कि पहला कहते हैं हाइड्रोलाइसिस है, इसका क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, पहला है हाइड्रोलाइसिस, पहला क्या है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, इसमें ना जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टाइन है, देखो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर ही हमारा क्या होता है, फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है, अकर्स इन इंटेस्टाइन, अकर्स इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है, फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है। और होता है किससे किससे है, किससे किससे होता है, हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या करते हैं, फैट को कन्वर्ट कर देंगे, फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ग्लिसरॉल में। देखो ये अभी हमारा फैट है, जैसे मैंने उसको बताया तो वैसे इसको बताता हूँ, फैट है, फैट को क्या कर देगा ये, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और क्या करेगा, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करता कौन कौन है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, और दूसरा क्या हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज,
क्लियर। हाइड्रोलाइसिस हुआ मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोलाइसिस मतलब उसका ब्रेकडाउन। तो फैट को क्या कर दिया, फैटी एसिड और क्या हो गया, ग्लिसरॉल, ये बना। ग्लिसरॉल जब बनता है तो किससे किससे बनता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू बनता है। क्लियर, ये तो हो गया इसका ब्रेकडाउन। फिर इसका एब्जॉर्प्शन, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो जाएगा इसको, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड वो ग्लिसरॉल है, वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी के जो विलाई है उसके थ्रू क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद कहाँ जाएगा, हमारा थोरेसिक डक्ट में। फिर वो क्या स्टोर हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फैट स्टोर हो जाएगा। क्लियर। देखो अब यहां से निकला जो हमारा, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा विलाई है, विलाई के इधर एब्जॉर्ब हुआ, विलाई के इधर ये क्या है, हमारा फैट है, फैट नहीं सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये क्या किया, यहां से निकला, यहां से ब्लड वेसल्स गया है, तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में, अरे ब्लड स्ट्रीम, क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिया। जैसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, जैसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, किसके किसके थ्रू एंटर करता है, सिस्टर्ना, काइली और थोरेसिक डक्ट के थ्रू। देखो अभी यहां से यहां गया है ना, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, बॉडी में स्टोर हो जाएगा। बॉडी में स्टोर होने के लिए क्या होता है, किसके किसके थ्रू जाता है, सिस्टर्ना, काइली और दूसरा क्या होता है, थोरेसिक डक्ट। क्या होता है, अरे थोरेसिक डक्ट। क्लियर। एक मिनट है। देखो क्या होता है कि दो चीज के थ्रू आया, एक मिनट है। देखो जो हमारा ना क्या होता है, चलो फिर उसके बाद ये हो गया। ये होने के बाद हमको क्या करना है, इसको ना कन्वर्ट करना है टिश्यू को, उसको टिश्यू को कब कब चाहिए, क्या क्या चाहिए, फैट किस फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फैटी एसिड है वो कैसे, जब जब हमारे टिश्यू को डिमांड रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे लीवर से निकलेगा, फैटी एसिड कन्वर्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे टिश्यू को दे देगा। क्लियर। उसको बोलते हैं तीसरा जो है उसको बोलते हैं रिकन्वर्जन है। ये रिकन्वर्जन मतलब हमारे लीवर में है, लीवर ही क्या करता है, रिकन्वर्ट करता है फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को, और जब भी हमारे टिश्यू को जरूरत रहेगी वो क्या करेगा, उसको दे देगा। जब भी हमारे टिश्यू को क्या करेगी, जरूरत रहेगी, तब वो क्या करेगा, उसको दे देगा। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड। लास्ट हमारा है वाटर मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, वाटर मेटाबॉलिज्म। जो हमारा वाटर रहता है उसके अंदर कैलोरी नहीं होता है, लेकिन ऐसा अगर बोलेंगे तो 1 कैलोरी होता है, लेकिन उसको भी कुछ नाम मात्र रहता है, उसको कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी समझो आप वाटर में। वाटर मेटाबॉलिज्म। क्लियर। वाटर मेटाबॉलिज्म। क्लियर। जो हमारा बॉडी है 70% हमारा क्या पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, 70% वाटर से हमारा बॉडी बना हुआ है। क्लियर। इसके अंदर क्या हो जाए, ब्लड प्लाज्मा, इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सब सारी चीजें क्या होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। ये सब क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, वाटर का क्या क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, हमारे टिश्यू और जो बॉडी का फ्लूइड्स रहता है उसको एक मतलब क्या बोलते हैं उसको,
टिश्यू और जो हमारे जो बॉडी के जो फ्लूइड्स रहते हैं उसको क्या करते हैं, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब ज्यादातर अगर बॉडी के अंदर पानी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा और वो धीरे धीरे मरने लगेगा। क्लियर, क्लियर। और बॉडी के अंदर जो बॉडी का जो सॉल्वेंट जो सॉल्ट है उसको भी होल्ड करने का की कैपेसिटी किसकी है, वाटर की होती है। क्लियर, क्लियर। और ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये भी है, एब्जॉर्प्शन का काम, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के अंदर कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल जा रहा है, कोई भी अगर चीज जा रहा है, वो किडनी के थ्रू जो बाहर निकलता है वो हो गया, नहीं तो स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो खाना खाते हैं, खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमको हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो क्या हो गया मेटाबॉलिज्म। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पानी है, ब्लड के अंदर पानी है तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। क्लियर, क्लियर। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में हमारा कोई भी चीज, तो क्या हो जाए, उसको एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। क्लियर, क्लियर। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, डिफ्यूजन का काम करता है। डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपेरेंट भी ऐसा कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा, उसके थ्रू भी क्या करेगा, वो आर पार चला जाता है। क्लियर। और हमारा जो लंग्स है, जो हमारा किडनी है, जो हमारा जॉइंट्स है, इसको क्या करता है, मोइस्ट रखने का काम करता है। मतलब हल्का गीला, उसको ड्राई नहीं होने देता। अगर ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा और क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। क्लियर, क्लियर। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया इनटेक। और अगर मैं देखो इनटेक हमारा जो है, इनटेक ऑफ वाटर की अगर मैं कैपेसिटी एक बार निकालूं, कितना कितना हमको लेना चाहिए इनटेक। अगर मैं इनटेक की बात करूं तो हमारे बॉडी को कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम कितना पानी चाहिए, 3.5 लीटर पर डे हमको पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए, 3.5 लीटर हम लोगों को बॉडी के डेली डेली हम लोग को क्या उतना पानी पीना चाहिए। क्लियर। अगर इससे कम अगर अमाउंट में पिएंगे पानी तो क्या होता है, अगर कोई भी ड्रग्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अगर आयरन, कोई भी अगर चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो क्या होता है, फैट बन जाएगा या सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जो हम लोग किडनी स्टोन में देखे थे, तो वो सब चीजें क्या हो जाएगी, बाद में हमको दिक्कत होने लगेगी। दिक्कत मतलब कैसा हो जाएगा कि वो सब चीजें हमको बाद में हार्म करने लगेगी। बाद में क्या हो जाएगी, हार्म करने लगेगी। इतना ज्यादा हार्म करेगी कि स्टोन हो गया, या तो फिर कोई भी अगर इन्फेक्शन बॉडी में होगा तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छे से नहीं रहेगी। और अगर बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। अगर आउटपुट की मैं बात करूं, अगर आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट हमारा क्या, एक स्वेटिंग हो गया और दूसरा हमारे यूरिन हो गया। स्वेटिंग हो गया और यूरिन, ये दो चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो आउटपुट जो वाटर रहता है वो बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। और अगर मैं बात करूं कि एक दिन में अगर मैं यूरिन की बात करूं तो ये टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कर सकता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पे ये ऊपर और नीचे हो सकता है। क्लियर, क्लियर। तो देखो अगर टेम्परेचर अगर कोल्ड टेम्परेचर है, उस टाइम पे जो आउटपुट रहेगा, जो यूरिन का आउटपुट होता है वो वेरी कर सकता है ना। तो नॉर्मली कितना होता है, 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर, 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर डेली का इसका आउटपुट है। डेली कितना आउटपुट है। और जो स्वेट है, वो स्वेट तो वेरी कर सकता है, आप कौन से कंडीशन में, अगर आप कोल्ड कंडीशन में है तो आपको स्वेट आएगा ही नहीं। अगर स्वेट नहीं आएगा तो आपको यूरिन आएगा। अगर स्वेट आ रहा ज़्यादा तो यूरिन आपको नहीं आएगा। क्लियर, क्लियर। और ये बहुत जरूरी होता है, इसको मेटाबॉलिज्म, इसको मेंटेन करने के लिए दोनों इनटेक और आउटपुट दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इनटेक कर रहे हैं तो फिर आउटपुट भी जरूरी है अपने को। क्लियर, क्लियर। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है, इसके बाजू में लिख लेता हूं मैं, ये वाटर था। इसके बाद हमारा सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म है, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म।
सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, जो सॉल्ट मेटाबॉलिज्म है ये वेरी कर सकता है। ये देखो, सॉल्ट अगर हमारे बॉडी को इतना जरूरी है कि अगर सॉल्ट अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो वाइटल फंक्शन होता है बॉडी का वो भी अच्छे से नहीं होगा, वो भी अच्छे से क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर। फ्लूइड को बैलेंस करने का, बेस को बैलेंस करने का काम कौन करता है, हमारा सॉल्ट करता है। क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा पहला सॉल्ट अगर मैं बोलूँ तो सोडियम हो गया, जो हमारे घर में खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर क्या होता है कि अगर सोडियम का कंजम्पशन कम कर देंगे, सोडियम कंजम्पशन कम कर देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं रहेगा, सो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। क्लियर। और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम से हमारी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत होती है, जो हमारा दूध में ज़्यादा, मिल्क में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अगर मैं आयरन की बात करूं, अगर आयरन की बात करूं, आयरन जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है वो सब में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, वो सब में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर। क्लियर। और यही आयरन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का भी काम करता है। हीमोग्लोबिन, अगर आयरन अच्छा है तो हीमोग्लोबिन हमारा अच्छा रहेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो जो ऑक्सीजन हमारा, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमको बार बार थकावट आएगी, अनिमिया आएगा और सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। रेस्पिरेशन भी अच्छे से नहीं होगा। क्लियर। और उसके बाद हमारा आता है आयोडीन, लास्ट हमारा आता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। ये आयोडीन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। अगर थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, अगर आयोडीन का कंजम्पशन कम रहेगा तो थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और अगर थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म अब मैंने बताया कुछ भी नहीं होगा। इतना समझ लो, अगर आयोडीन नहीं जाएगा तो थायराइड हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, और थायराइड हार्मोन अगर सिक्रेट नहीं हुआ, जितना मैंने मेटाबॉलिज्म बताया, वाटर का, सॉल्ट का, प्रोटीन का, कार्ब्स का और फैट का, तो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सारा मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्ट, ये आयोडीन के ऊपर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।